देखो अर्जुन, अगर तुमने अब घर में बात नहीं की ना तो मैं किसी और को पसंद कर लूंगी और उसके साथ शादी करके चली जाऊंगी। अरे मैं अपनी तारा को ऐसे ही जाने दूंगा क्या? तुम बस बात ही कर पाते हो, तुम्हारी बस का कुछ नहीं है, नाम की बस तुम्हारी तारा हूं मैं। यार क्या हो गया, सुबह सुबह से क्यों भड़क रही हो? चलो तुम्हें फंटा पिलाता हूँ। मूवीज देखना थोड़ा बंद करो और हमारे रिश्ते की बात करो। ठीक है, लेकिन गर्मी हो रही है, ऊपर से तुम्हारा तुम गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो। कसम से अगर मैं इन बातों में ना फंसी होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। अरे मैं कर लूंगा ना घर में बात, तुम टेंशन मत लो। एक काम करते हैं, तुम मत करो बात अपने घर में। वही तो मैं तो कह रहा था, अब इतनी जल्दी बातें करने की क्या जरूरत है, अभी तो 4 साल हुए हैं रिलेशन को। अब तुम अपने घर में नहीं मेरे घर आकर बात करो और पापा को बोलो लड़का देखना बंद करे। आए दिन एक नया प्राणी घर में चाय पी रहा होता है। क्या मैं तुम्हारे घर बात करूं? नहीं तो क्या पड़ोसी के यहाँ करोगे? अर्जुन, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, पापा से बात करो या भूल जाओ मुझे। अरे नहीं बेबी, मैं पापा जी से बात कर लूंगा ना। तो जब बात करो तभी कॉल करना आप। तारा ने गुस्से में कॉल कट कर दिया और अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। उसका घर किसी सब्जी मंडी से कम नहीं था, वो आखिर किस मुंह से घर में बात करे। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे माहौल चेक करना पड़ता है, अब शादी की बात कैसे करूं? क्या हुआ देवर जी, दीवारों से क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, बस हाल चाल पूछ रहा था दीवार का। ठीक तो है ना, पेंट की जरूरत तो नहीं है ना? कुछ भी कहते रहते हैं आप। मम्मी कहाँ है? सासू माँ योगा कर रही हैं। क्या ही फायदा, शांति तो होती नहीं, योगा के बाद भी चिल्लाती रहती है। क्या हो गया है आपको, आज कुछ तो अलग लग रहा है। नहीं कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन आज आप इतनी सुंदर क्यों लग रही हैं? क्या बात कर रहे हो, मैं सुंदर लग रही हूँ? भाभी आपसे कभी झूठ बोला है क्या मैंने? अभी झूठ ही बोल रहे हो। भैया आपको भाभी की खूबसूरती दिखती नहीं है। भाभी वो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ओहो भाई, क्या सुबह सुबह कलेश करवाने के मूड में हो क्या? नहीं भैया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो देवर जी, आप मेरे साथ भी मजाक कर रहे थे क्या? अरे नहीं भाभी, आपके साथ नहीं, भैया के साथ। अरे भाई क्या बातें चल रही है, सब एक ही जगह खड़े हैं। वो सब छोड़िए पापा, ये क्या लिया आप? अरे टहलने गया था तो जलेबी की दुकान दिख गई, सोचा लिए चलो, तुम्हारी माँ को बड़ी पसंद है। देखो सीखो पापा जी से कुछ। सीख लूंगा, पहले मेरा टिफिन दे दो, ऑफिस निकलना है। हाँ देती हूँ अभी। आज तो सबका मूड अच्छा है, आज घर में अपनी और तारा की शादी की बात कर ही लूंगा। शादी? किसकी शादी? अब शादी नहीं पापा, आधी जलेबी खाऊंगा, मैं डाइटिंग पर हूं ना। तेरे लिए तो मैं लाया भी नहीं हूं, एक भी मत खा। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, शाम को मिलता हूँ। ठीक है देवर जी। अर्जुन और प्रकाश दोनों ही भाई ऑफिस जा चुके थे। अब घर में निशा और उसकी सास ससुर रह गए थे। मनोहर ने प्लेट में एक जलेबी ली और छत पर आ गए। क्या खुशबू है, वाह। अरे आंखें तो खोलो। मुझे ध्यान लगाने दीजिए और ये सब मेरे आगे मत खाइए। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं कुछ खा रहा हूँ? बहुत साल हो गए आपके साथ रहते रहते, सब जानती हूँ आपके बारे में। और रोज रोज ये जलेबी क्यों लाते आप? अपनी रसमलाई के लिए। अरे कोई सुन लेगा, इस उम्र में भी कोई शर्म नहीं है आपको? अरे क्या तुम भी, ये योगा वोगा छोड़ो, चलो जलेबी खाओ। आपको याद आ ही जाती है मेरी जलेबी देखकर, है ना? नहीं, तुम्हारे बहाने मुझे भी खाने को मिल जाती है ना। अच्छा जाइए, मैं तो आपसे बात ही नहीं करूंगी। शांति उठकर नीचे किचन में आ जाती है और निशा के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। मम्मी जी, आपको नहीं लगता अब आपकी जगह मेरी देवरानी को लेनी चाहिए? अभी कहाँ, अभी तो बच्चा है हमारा अर्जुन। कहाँ, इतना तो कमा लेते हैं, और ज्यादा देर ना करिए, क्या पता वो ही ढूंढ कर ले आए। अरे नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, वो मेरी पसंद से ही शादी करेगा। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की। मेरा बेटा है, मेरी सुनेगा। आज शाम को ही बात करूंगी उससे। ध्यान से, ऐसे मामले ना घास के सूखे ढेर की तरह होते हैं। इन मुद्दों पर बात करना भी चिंगारी लगाना है। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, लव मैरिज जैसा कुछ नहीं होगा हमारे घर। हाँ बिल्कुल मम्मी जी। शाम के वक्त सभी लोग खाना खाने बैठे थे। मम्मी जी शादी? क्या? अरे मेरा मतलब सब्जी। नहीं मेरा पेट भर गया। क्या हुआ छोटे, तू चुप क्यों? कुछ नहीं भैया। क्या हुआ, पेट खराब है क्या? नहीं पापा, एक्चुअली मुझे ना आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोल।
क्या हुआ देवर जी, सब ठीक तो है ना? भाभी 1 मिनट बता रहा हूँ ना। सभी लोग चुप होकर अर्जुन की तरफ देख रहे थे और अर्जुन के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। हाय, मेरे बेटे को नजर लग गई है, ऐसे में भी पसीना आ रहा है। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बात थोड़ी सीरियस है। क्या हुआ है? वो मुझे शादी करनी है। अरे तो इसमें क्या सीरियस है, हम खुद तेरे लिए रिश्ता देखने का सोच रहे हैं। अरे मम्मी, असल में लड़की मैंने देख ली है। देख लिए? कहाँ, कब, कैसे, क्यों? अरे शांत हो जाओ मम्मी, लड़की बहुत अच्छी है, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी, घर में अकेली है, मम्मी पापा है, सब अच्छा है। बेटा तू जानता है ना तेरे ताऊ के बेटे का क्या हाल हुआ था लव मैरिज में? हाँ मम्मी, लेकिन सबका हाल एक जैसा नहीं होता। 3 महीने भी नहीं टिकी थी लव मैरिज। पापा, सबके साथ ऐसा नहीं होता। साक्षी बहुत अच्छी लड़की है, एक बार मिल तो लो आप। हम किसी से नहीं मिलेंगे, बात खत्म। और शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। अरे पर सभी लोग उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अर्जुन साक्षी को फोन लगा देता है। सुनो, कल मिलो ना मुझे। ना, तुम घर आओ। एक बार बाहर मिल लो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है। अगले दिन दोनों एक मंदिर के बाहर खड़े होते हैं और साक्षी अर्जुन के हाथ में शादी का सामान देकर कहती है, हम ऐसे शादी करने वाले हैं, कोई और रास्ता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मम्मी पापा के बिना मैं कैसे शादी कर लूं? तो फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है क्या? हाँ, एक बेटर प्लान है। क्या? साक्षी अर्जुन को अपना सारा प्लान समझा देती है और थोड़ी देर में अर्जुन अपने घर के दरवाजे पर था। अरे आ रही हूँ, अब क्या दरवाजा ही तोड़ डालोगे? भाभी, ये साक्षी। अरे मोरी मैया, ये क्या है? बताया तो भाभी, साक्षी। मम्मी जी, पापा जी, प्रकाश इधर आइए जल्दी। क्या हुआ, फिर से छिपकली आ गई क्या? अरे छिपकली नहीं, देवरानी। सभी लोग भागे भागे बाहर आते हैं और घर के दरवाजे पर खड़ी नई बहू को देखकर शांति का तो सारा योगा हवा हो जाता है। यह क्या कर दिया? आप लोग मान नहीं रहे थे तो हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो तुम लोगों ने शादी कर ली? नहीं नहीं, फैंसी ड्रेस के लिए तैयार हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैं इस शादी को नहीं मानती। ठीक है, तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। चलो साक्षी। बाबुल की दुआएं लेती जा। तुम्हें गाना याद आ रहा है इस सिचुएशन में? अरे देवर जी की विदाई हो रही है ना। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब इन दोनों ने शादी कर ली है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अंदर आओ। पापा, मान गए आप? अर्जुन तू इधर आ, मुझे बात करनी है तुझसे। मारोगी तो नहीं ना मम्मी? अरे आना यहाँ। अभी आया। बेटा ये क्या लव मैरिज के चक्कर में पड़ रहा है? मेरी पसंद से शादी कर। ये प्यार व्यार क्या होता है? ऐसी शादी चलती नहीं है। मम्मी, ये कोई खिलौना नहीं है जो दूसरी दुकान से लूंगा। मुझे साक्षी पसंद है और मेरी शादी इससे ही होगी। मतलब तुम दोनों ने शादी नहीं की? मैं तो मंदिर में शादी के लिए गया था, लेकिन साक्षी ने कहा कि घर वालों के बिना वो शादी नहीं करेगी। अब आप लोगों को कल साक्षी के घर जाना है। बेटा मेरी बात तो समझ। बातें खत्म हो गई है तो यहाँ आ जाओ, कल हम साक्षी के घर जाएंगे। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता अब आपकी बात कोई सुनेगा। मुझे भी यही लग रहा है। देख लेना, लव मैरिज वाली बहुएं ठीक नहीं होती। और अब मेरे घर में भी वही हालत होगी जो इसके ताऊ जी के यहाँ हुई। मैंने फैसला कर लिया है। मनोहर के फैसले के बाद घर में कोई कुछ नहीं बोलता और अर्जुन की शादी साक्षी के साथ कर दी गई। लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। हाँ, तो थैंक यू। बस थैंक यू। तो और क्या? अरे अपने हाथों से 1 कप चाय तो पिला दो। ठीक है, अभी लाती हूँ। साक्षी किचन में जाकर चाय बनाने लगती है तो उसकी जेठानी उसे देखकर वहां आती है। इतनी सी चाय किसके लिए बन रही है? वो अर्जुन को चाय पीने का मन था ना। अच्छा, सही है, बनाओ। साक्षी चाय लेकर कमरे में आती है और निशा बात लेकर सास के पास। क्या हुआ, ऐसा क्यों चली आ रही है? मम्मी जी, चाय पीने का मन है क्या आपका? हाँ, चाय का टाइम भी हो गया है। वही ना मम्मी जी, अभी चाय बनी है। आ तो ले आ। कहाँ से लाऊं? अभी चाय बनी और सिर्फ देवर जी के लिए बनी। क्या मतलब? मतलब अभी से परिवार अलग होने की हिंट मिल रही है। हमें क्या चाय पीनी नहीं आती? अरे हमसे भी पूछ लेते। बात तो सही है, इसीलिए तो मैं लव मैरिज के खिलाफ रहती हूँ। अब क्या ही बोलूं। देखना वो दिन दूर नहीं जब घर के 2 हिस्से हो जाएंगे। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अर्जुन की शादी को 1 महीना भी बीत गया था, लेकिन 1 महीने में 1 दिन ऐसा नहीं गया था जब साक्षी को कुछ सुनना ना पड़ा हो। बहू। जी मम्मी जी। तुझे नहीं, छोटे बहू को बुला रही हूँ। क्या हुआ मम्मी जी?
ये क्या है बेटा, तूने अर्जुन के कपड़े धोकर डाल दिए लेकिन घर के पर्दे नहीं? मम्मी जी वो कपड़े धोना ज्यादा जरूरी था इसलिए, पर्दे कल धो दूंगी। अच्छा, तो घर जरूरी नहीं है? खैर हमें क्या, लव मैरिज करेगा बेटा तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने 2 दिन पहले ही सोफे के कवर धोए थे। अरे क्या चल रहा है, कोई खाना भी लगाएगा कि नहीं? आ रही हूँ पापा जी। दीदी दाल मैंने एक कटोरी अलग से निकाल कर रखी है, आप लोग बैंगन की सब्जी ज्यादा ले लेना। क्यों, हम दाल नहीं खाए? अरे वो अर्जुन जी को बैंगन पसंद नहीं है इसलिए मैंने दाल अलग निकाल दी है, उनके लिए बची रहे ना। लो, अब लगता है रसोई भी अलग हो गई है। ऐसा करो ना, खाना भी अलग ही बना लिया करो। अरे जैसा आप सोच रहे हैं वैसे कुछ नहीं है, वो ऑफिस से देर से आते हैं ना। बस बस, बेवजह की बहस क्या कर रही हो? मन में अगर ऐसा हो तो अभी से बता दो। मम्मी जी आप भी। चलो लड़ाई बंद करो, खाना लगाओ। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और साक्षी डाइनिंग टेबल पर ही अर्जुन के इंतजार में बैठी बैठी सो गई थी। फिर उसकी नींद दरवाजे की घंटी से टूटी। अरे 12 बज गए, आपने तो आज। अरे तो तुम कमरे में सो जाती, यहाँ क्यों बैठी रही? आप बैठी, मैं खाना लगा कर आती हूँ। ठीक है। साक्षी खाना गरम करती है और अर्जुन को परोसती है। क्या हुआ, मूड खराब है? मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती है। अरे तो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, ये काफी नहीं है? आप तो ऑफिस चले जाते हो और मुझे सारा दिन मम्मी जी और दीदी के साथ ही रहना पड़ता है। तो फिर क्या करें, अलग रह ले? नहीं, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। तो फिर वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन अपनी पत्नी को समझा लेता है और साक्षी का मन भी हल्का हो जाता है। अगले दिन ससुर जी टहलने निकले और जलेबियां लेकर वापस आए। अरे वाह, मेरे लिए जलेबियां? अरे नहीं, तुम तो योगा करो, ये तो बाकी सबके लिए, सब बराबर बांट लो। क्या बोल रहे हैं आप? मेरे लिए पहले लाते थे और किसी को देते भी नहीं थे। हाँ तो अब सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा तो सबको क्या लगेगा कि मैं घर का बंटवारा करना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप मेरे लिए कुछ करोगे तो किसी को बुरा क्यों लगेगा? अरे लग सकता है, बात को समझो। मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी बहुत वक्त है समझने को। अरे क्या वक्त है, आप मेरे पति हो, मैं पत्नी हूँ। भला आप मेरे लिए कुछ करो तो किसी को मिर्ची क्यों लगेगी? पति पत्नी तो करती है ना एक दूसरे के लिए। सही कहा। चलो अब नाश्ता बना दो, बहुत भूख लग रही है। ठीक है। बात आई गई हो गई। जलेबियां सबने खाई। शांति को बुरा लगा और जो जलेबी उसके हिस्से में आई उसे स्वाद भी नहीं आया। 2 दिन बाद प्रकाश सबके लिए गजरा लेकर घर आया। मम्मी, साक्षी, निशा। जी जी जी, क्या हुआ? वो मैं सबके लिए गजरा लेकर आया था, ये लो। मेरे लिए भी? हाँ और नहीं तो क्या। सुनिए, कमरे में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। अभी आया। जल्दी। प्रकाश कमरे में जाता है और निशा के बालों में गजरा लगाने लगता है। निशा गुस्से में गजरे को नीचे फेंक देती है। पहले तो आप चुपचाप मेरे लिए गजरा लाते थे, अब सबके लिए। मैं भी तो चुपचाप ही आपके लिए अच्छी चीज खाने को बचा लेती हूँ ना। अब तो ऐसा मत किया करो, मैं सबके लिए बराबर चीज लाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक के लिए करूं और बाकियों को लगे कि अब मैं घर से अलग होना चाहता हूँ। क्या? लेकिन अपनी पति के लिए कुछ करने पर अलग होना थोड़ी ना होता है। होता है, लव मैरिज में होता है, तो अरेंज में क्यों नहीं? क्योंकि क्या क्योंकि? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने गजरा फेंक कर मेरा मूड खराब कर दिया। प्रकाश गुस्सा होकर बाहर आ जाता है और निशा उसके पीछे पीछे आ जाती है। अर्जुन सुनो ना, मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाई है, टाइम से आ जाना। आहा, आइसक्रीम बन रही है, वो भी अकेले अकेले? वो अर्जुन को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है ना, इसलिए वही बनाई है। तो हमारे लिए भी बना देती, हम नहीं खा सकते क्या? अरे आप लोगों ने तो आज दोपहर में ही आइसक्रीम खाई थी ना, अर्जुन के लिए कहाँ बचा था कुछ। ऐसा करते फैसला कर ही लेते हैं। अब तो किचन में भी चोरी चोरी चीजें बनने लगी, अपनी रसोई अलग ही कर लो। ये क्या सुन रही हूँ मैं? अब बात यहाँ तक आ गई। मुझे तो पता ही था लव मैरिज वाली बहुएं घर में बनाकर नहीं चलती हैं। मम्मी जी चलिए, अपना मूड खराब मत कीजिए। निशा और शांति की बात सुनकर प्रकाश और मनोहर ने एक दूसरे को देखा। खाने में सब एक सा बना है या वो भी अर्जुन के लिए अलग कर दिया? नहीं नहीं, सेम ही है। रात का खाना खाकर सभी सोने चले गए और अगली सुबह प्रकाश ने देखा टेबल पर 2 तरह का नाश्ता रखा हुआ था। ये क्या है, किसका नाश्ता है? इतना भंडारा किसके लिए? अरे आप दलिया नहीं खाते ना, तो पोहा बना दिया आपके लिए। लेकिन पोहा क्यों? अब ऐसा तो नहीं करना चाहिए तुम्हें। अरे पत्नी हूं आपकी, क्यों ना करूं? आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अच्छा,
तो तुमने रसोई अलग कर ली मम्मी से? अरे मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? अब आपके लिए कुछ अलग बना दिया तो क्या रसोई अलग होगी? वही तो, अपने जीवन साथी के लिए कुछ स्पेशल करने से घर के बंटवारे नहीं हो जाते। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? समझ गए, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। साक्षी, अर्जुन तो पोहा और दलिया कुछ नहीं खाता, कुछ और बना दो उसके लिए। जी दीदी। निशा को तो प्रकाश की बात समझ में आ चुकी थी, लेकिन अभी सासू माँ कहाँ तैयार थी, उनके लिए भी मनोहर ने इंतजाम कर रखा था। अरे ये क्या है? अरे वो कल राशन आया था ना, तो आपके लिए भी ये वाले लड्डू मंगवाए थे, ड्राई फ्रूट वाले। और बाकी लोगों की कहाँ है? आपके लिए है जी, सबके लिए नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम घर तोड़ने वाली हो। अरे इसमें घर तोड़ना क्या हुआ? क्यों भाई, जब लव मैरिज वाली बहू अपने पति के लिए कुछ करे तो घर तोड़ना, और अरेंज वाली करे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसा कब कहा मैंने? सब दिखता है, चश्मे का नंबर बड़ा है, अकल का नहीं है। मैं सब समझता हूँ। तुम दोनों जो भी साक्षी के साथ कर रही हो 1 महीने से, उसे भी हक है अपने हिसाब से रहने का। आप ये खाइए लड्डू और मेरी बातों को भूल जाइए, मैं भी भूल गई। चलो, नजर नजर का फर्क है। अगर बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो और भी रास्ते हैं मेरे पास। शांति देवी। शांति कमरे से बाहर निकल गई और उस दिन के बाद से घर में भी शांति हो गई। लोगों की सोच का ही अंतर है। मैरिज चाहे अरेंज हो या लव, अपने अपने पति पत्नी का ध्यान रखना घर का बंटवारा नहीं होता। कभी कभी एक्स्ट्रा केयर हमारा प्यार होता है उनके लिए, न कि बाकी लोगों से दुश्मनी। निशा और शांति को ये बात जल्दी समझ में आ गई थी, जिससे साक्षी को सच में रसोई अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी। सुबह का समय है। सूरज की किरणें खिड़की से घर के अंदर झांक रही है। रसोई में बर्तन बजने की आवाजें आ रही है। रागिनी, कामिनी और शिवानी तीनों मिलकर नाश्ता और दोपहर के खाने की तैयारी में जुटी है। हॉल में शारदा सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही है और बीच बीच में रसोई की तरफ देख रही है। अरे तुम तीनों अंदर क्या कर रही हो? अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? मुझे और तुम्हारे ससुर जी को बहुत तेज भूख लगी है। तुम लोगों का काम हमेशा इतना धीरे क्यों चलता है? हाँ सासू माँ, बस हो ही गया, बस रोटियां सेकना बाकी है, बाकी सब तैयार है। आप बस 2 मिनट बैठिए, हम अभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना सजा देती हैं। रामलाल, शारदा और उनके तीनों बेटे आलोक, विकास और वरुण खाना खाने बैठते हैं। शारदा पहले ही निवाला मुंह में डालती है और उनका चेहरा बिगड़ जाता है। ये क्या बनाया है रागिनी? दाल में नमक इतना ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा समंदर इसी कटोरे में उड़ेल दिया हो। क्या तुम्हारा ध्यान खाने में नहीं था? सॉरी सासू माँ, मैंने तो अंदाज से ही डाला था, मुझे लगा ठीक रहेगा। और कामिनी, ये सब्जी देखो, इसमें मसालों की इतनी तेज महक आ रही है कि खाया ही नहीं जा रहा। क्या तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि घर में बुजुर्ग भी रहते हैं? माँ जी, मैंने सोचा था कि आज थोड़ा चटपटा बनाते हैं, सबको पसंद आएगा। और ये रायता, शिवानी, इसमें इतनी मिर्च क्यों डाली है? जीभ जल गई मेरी। तुम तीनों का कुछ नहीं हो सकता। इतना समय लेती हो रसोई में और फिर भी खाना ऐसा कि बंदा बीमार पड़ जाए। हाँ बहुओं, आज खाना वाकई कुछ ठीक नहीं बना है, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। सभी खाना खाकर उठ जाते हैं। तीनों बहुएं जब डाइनिंग टेबल साफ कर रही होती है तो गुस्सा होते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए कहती हैं, सासू माँ तो रोज हमारे खाने में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा बना ले, उन्हें कभी कुछ समझ में ही नहीं आता। सही कहा दीदी, सारा दिन रसोई में खप जाते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ डांट और बुराई। मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्हें खुशी कैसे मिलेगी। दिन भर काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। सुबह से शाम तक बस नौकरानियों की तरह लगे रहो और आखिर में सुनने को मिलता है कि हमने कुछ अच्छा नहीं किया। डाइनिंग टेबल साफ करने के बाद तीनों रसोई की सफाई करने के लिए रसोई में चली जाती है। शाम का समय होता है। रागिनी, कामिनी और शिवानी सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। बाजार में भीड़ है। तभी उन्हें उनकी 2 पड़ोसनें रीता और विमला मिलती है, जो ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लिए खड़ी रहती है। अरे रीता जी, विमला जी, आप दोनों इतनी सारी शॉपिंग करके आ रही हैं क्या? हाँ रागिनी, वो क्या है ना, अगले हफ्ते हमारी किटी पार्टी है, बस उसी की तैयारी के लिए कुछ नए कपड़े और सामान ले रहे हैं। किटी पार्टी? आप लोगों को इतना समय मिल जाता है? हमारे यहाँ तो सारा दिन रसोई और घर के कामों में ही निकल जाता है। समय में निकालना पड़ता है बहुओं। हम तो क्या करते हैं कि सुबह ही सब्जी और रोटी बनाकर रख देते हैं और शाम को दाल चावल बना लेते हैं। बस घर वाले खुश रहते हैं और हमें भी अपने लिए समय मिल जाता है।
हमारी सास के तो इतने नखरे हैं कि पूछिए मत। अलग अलग समय पर ताजा ताजा बनाओ, उन्हें खिलाओ और फिर भी वो नखरे ही करती रहती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा सोचना भी नामुमकिन है। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, सासू माँ बहुत समझदार है। तुम लोगों को भी अपनी सास से बात करनी चाहिए। तीनों बहुएं घर वापस आती है और अपने अपने कमरों में चली जाती है। रात को रागिनी अपने पति आलोक से बात करती है। आलोक, सासू माँ हमें बहुत परेशान करती हैं। देखिए ना, पड़ोस की औरतें किटी पार्टी एंजॉय करती हैं, घूमती फिरती हैं। मुझे भी किटी पार्टी ज्वाइन करनी है, लेकिन माँ जी हर चीज में कमी निकालती रहती हैं और हर दिन इतना सारा खाना बनवाती हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। रागिनी, कुछ नहीं होता यार, अब माँ की तो पुरानी आदत है, उन्हें सबको खिलाने का शौक है और वो चाहती है कि सब घर का बना ताजा खाना खाए। तुम इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ कामिनी विकास से शिकायत कर रही है। विकास, आज रीता और बिमला मिली थी, वो लोग किटी पार्टी करती है, कितना घूमती फिरती है और हम तो बस रसोई में खाना ही बनाते रह जाते हैं। क्या मेरी जिंदगी बस बेलन चलाने के लिए ही है? कामिनी, देखो माँ है, उनकी कुछ उम्मीदें हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। घर की शांति के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, जाने दो, कुछ नहीं होगा। छोटी बहू शिवानी भी वरुण से अपनी परेशानी बताते हुए कहती है। वरुण, सासू माँ की वजह से मैं अपनी हॉबीज के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती। सारा दिन बस यही चिंता रहती है कि कहीं सब्जी में मिर्च ज्यादा ना हो जाए या नमक कम ना रह जाए। शिवानी, मैं समझता हूँ, पर माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो। वो पुरानी सोच की है, उन्हें लगता है कि काम करना ही बहुओं का धर्म है। जाने दो, टेंशन मत लो। इस तरह तीनों मायूस होकर सो जाती हैं। अगली सुबह शारदा हॉल में तीनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, सुनो तुम तीनों, रागिनी, कामिनी और शिवानी, आज तुम्हारे चाचा ससुर महेश जी आ रहे हैं। खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना और सुनो, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मटर पनीर, दाल मखनी, रायता, पुलाव और मीठे में खीर, ये 5-6 डिशेस जरूर होनी चाहिए। रागिनी, कामिनी और शिवानी, ठीक है माँ जी, हम बना लेंगे, कहती है। ऐसा कहकर तीनों बहुएं रसोई में चली जाती है। वहां जाकर काम के बंटवारे को लेकर बहस शुरू हो जाती है। देखिए, मैं सिर्फ प्याज और मिर्च और सारी हरी सब्जियां काट देती हूँ। आप लोग रोटी और चावल बना लो, फिर सब्जियों को तड़का भी दे देना। अगर मैं सब्जी बनाऊंगी तो फिर रोटियां नहीं बनाऊंगी। तो फिर रोटियां कौन बनाएगा? मैं तो सिर्फ रायता और खीर देख पाऊंगी। आप दोनों आपस में तय कर लीजिए, वरना चाचा ससुर भूखे रह जाएंगे। तुम लोग हमेशा काम से जी चुराती हो। ठीक है, सब्जी मैं बना लेती हूँ पूरा, पर कामिनी, रोटियां तुम बेलना और शिवानी तुम सेकना। किसी तरह लड़ झगड़ कर खाना तैयार होता है। रात को चाचा ससुर महेश आते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना लगता है। शारदा खाना चखती है और फिर वही शुरू हो जाता है। अरे ये क्या बनाया है? पनीर में रंग ही नहीं है और खीर में चीनी तो जैसे डालना ही भूल गई हो। महेश भाई साहब, देखिए ना, इन बहुओं को कितना भी समझा लो, इनका दिमाग कहीं और ही रहता है। मेहमानों के सामने भी मेरी नाक कटा दी। अरे नहीं शारदा, खाना तो बहुत अच्छा बना है, बहुओं ने मेहनत की है। वैसे शारदा, एक बात तो बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? अभी तो किसी को भी मैं समझ नहीं पाई हूँ कि जिम्मेदार कौन है। मुझे तो तीनों बड़ी ही गैर जिम्मेदार लगती हैं। बहुओं को बहुत बुरा लगता है कि मेहमानों के सामने भी उनकी बेइज्जती की गई। महेश के जाने के बाद तीनों रसोई में जमा होती है और आपस में बातें करती है। बहुत हो गया, कितनी भी कर लो, इनके लिए सब बेकार है और हमारे पति भी साथ नहीं देते। अब तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन विमला आती है और कहती है, अरे शारदा बहन, सुना तुमने हमारी पड़ोसन अंजना बहन बहुत बीमार हो गई है, उन्हें आज अस्पताल ले गए हैं। अच्छा, क्या हो गया उन्हें? सुना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, खाने में भी तो परहेज नहीं करती थी, वो हर दिन ताला भुना खाती थी। शारदा ये सुनकर थोड़ा डर जाती है। बातें करने के बाद शिवानी चली जाती है। रागिनी हॉल की सफाई करते हुए सारी बातें सुन रही थी। वो मौका देखकर अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपने सुना विमला चाची की सहेली के साथ क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आज से मैंने सोच लिया है कि मैं आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगी। आज खाने में आपके लिए सिर्फ उबली हुई लौकी की सब्जी और बिना घी की रोटी बनेगी। क्या? लौकी? पर मुझे तो चटपटा खाना पसंद है। नहीं माँ जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आज के बाद आप सिर्फ हल्का खाना ही खाएंगी। ऐसा कहकर रागिनी रसोई में जाती है और मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, बस आज से तो मैं यही बहाना करूंगी हेल्थ का और इनको सादा खाना खिलाऊंगी। मेहनत भी कम और डांट का भी डर नहीं। ऐसा सोचकर रागिनी सिर्फ नमक डालकर लौकी की सब्जी बनाती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मैंने खाना बना दिया और टेबल पर रख दिया है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, सिर में दर्द है। जब सब आए तो सब मिलकर खाना खा लेंगे।
शारदा रसोई की तरफ बढ़ती है, तभी कामिनी वहां आ जाती है। शारदा कामिनी से कहती है, बेटा कामिनी, रागिनी ने तो सिर्फ लौकी बना दी, मुझे तो कुछ चटपटा खाने का मन है, तुम कुछ अच्छा बना लो। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। कामिनी रसोई में जाती है और अपने आप से कहती है, जेठानी जी तो अच्छा बहाना उसने बनाया है, अब क्या मुझे घंटों रसोई में खाना बनाना पड़ेगा? माँ जी को तो खुश रखना नामुमकिन है, मैं बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ। कामिनी चुपके से अपने फोन से होटल में ऑर्डर कर देती है और कहती है, हाँ भाई, 2 प्लेट कढ़ाई पनीर और नान ले आओ, कमरे की खिड़की से दे देना, मेन गेट से मत आना। ऐसा कहकर कामिनी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है और कामिनी उसे खाने को चुपचाप रसोई में ले जाती है और बर्तनों में डालकर रख देती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मैंने बना दिया है, सभी लोग आए तो बता दीजिएगा, हम खाना खा लेंगे। ऐसा कहकर कामिनी भी अपने कमरे में चली जाती है। तब शिवानी वहां आती है। शारदा उससे कहती है, शिवानी, तुमने कुछ बनाया? बस माँ जी, जा ही रही हूँ। शिवानी रसोई में जाती है और देखती है कि रागिनी और कामिनी ने अपना जुगाड़ कर लिया है। ये देखकर शिवानी मन ही मन कहती है, इन लोगों ने तो अपनी चतुराई दिखा दी, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं कुछ रेडीमेड बना लेती हूँ। शिवानी फ्रिज से रेडीमेड सैंडविच और मेयोनीज के पैकेट निकालती है और जल्दी जल्दी सैंडविच बनाकर रख देती है और कहती है, बस ये सबसे आसान है, ना आग जलानी पड़ी, ना बर्तन ज्यादा गंदे हुए। उसके बाद शिवानी भी अपनी सास के पास जाकर बता देती है कि उसने अपने हिस्से का खाना बना दिया है और वो भी अपने कमरे में चली जाती है। रात को शारदा सबको आवाज देती है। डाइनिंग टेबल पर तीनों अपना अपना पकाया हुआ खाना लगाती है। ठीक है, आज मैं तुम तीनों का बनाया हुआ खाना थोड़ा थोड़ा चखूंगी। शारदा लौकी खाती है जो बेहद बेस्वाद होती है। बाहर का पनीर खाती है जो उन्हें पता चल जाता है कि घर का नहीं है, और सैंडविच भी चखती है जिसमें सिर्फ मेयोनीज और सॉस भरी है। वो तीनों के खाने में हमेशा की तरह कमियां निकालती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुएं अपनी अपनी चालाकी से काम चला रही है। एक दिन शारदा तीनों बहुओं से कहती है, सुनो बहुओं, मैं बाहर जा रही हूँ और आज रात तक वापस आ जाऊंगी। तुम तीनों मेरे आने से पहले खाना बनाकर रख देना। ऐसा कहकर शारदा घर से निकलने का नाटक करती है और चुपके से वापस आकर रसोई के बाहर खड़ी हो जाती है और अपनी तीनों बहू की बातें सुनने लगती है। पता है, मैंने तो माँ जी को हेल्थ के नाम पर बेवकूफ बनाया हुआ है। मजे से सादी लौकी खिलाती हूँ और खुद आराम करती हूँ, और मैं तो रोज बाहर से मंगाती हूँ और बर्तन गंदे करके दिखा देती हूँ कि मैंने मेहनत की है या नहीं, माँ जी को क्या पता। और मैं तो रेडीमेड पैकेट से काम चला लेती हूँ। हम तीनों कितने चतुर है ना। शारदा तीनों बहू की बातें चुपचाप सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, तुम तीनों चतुर हो तो तुमसे ज्यादा चालाक मैं हूँ। अब तुम तीनों देखना कि मैं क्या चालाकी करती हूँ। शारदा ऐसा सोचकर चुपचाप वहां से चली जाती है। अगली सुबह हॉल में रामलाल, तीनों बेटे और तीनों बहुएं वहां मौजूद हैं। शारदा हाथ में एक बड़ा सा चाबियों का गुच्छा और एक गहनों का डिब्बा लेकर आती है। सबकी नजरें उस तिजोरी की चाबी पर है जिस पर अब तक सिर्फ शारदा का राज था। वो अपनी तीनों बहू से कहती है, देखो, अब मैं थक गई हूँ। घर की ये तिजोरी, जेवर और सारी जिम्मेदारी अब मैं अगली पीढ़ी को सौंपना चाहती हूँ। अगले 1 महीने तक मैं तुम तीनों को देखूंगी। जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार साबित होगी, 1 महीने बाद ये चाबियां और सारा अधिकार उसी का होगा। अधिकार और चाबी शब्द सुनते ही तीनों बहुओं की आंखों में चमक आ जाती है। जो बहुएं कल तक काम से जी चुरा रही थी, अब वे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गई। दोपहर का समय है। रागिनी ने रसोई संभाल ली है। वो बड़े ही मन लगाकर खाना बनाती है। तभी शारदा वहां आती है तो रागिनी कहती है, माँ जी, आज मैंने आपके लिए शुद्ध केसरिया खीर और सात्विक भोजन बनाया है। देखिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको पसंद है। अरे वाह रागिनी, आज तो बड़ी मेहनत की है। तभी कामिनी वहां झाड़ू पोछा लेकर पहुंच जाती है। माँ जी, देखिए, मैंने पूरा घर चमका दिया है, बेडशीट बदल दी है और आपकी पसंद की अगरबत्ती भी जला दी है। बहुत अच्छे कामिनी, तुम तो आज बड़ी फुर्ती दिखा रही हो। शिवानी देख रही थी कि उनकी दोनों जेठानियां नंबर बना रही है। वो तुरंत रसोई में जाती है और आम का अचार डालने की तैयारी करती है। माँ जी, मुझे याद है आपको हाथ का बना हुआ अचार बहुत पसंद है। देखिए, मैं ताजे कच्चे आम लाई हूँ। आज मैं आपके लिए खास अमृतसरी अचार बनाऊंगी। ठीक है बेटा, देखते हैं कौन कितना टिकता है। तीनों ही अपनी अपनी तरह से अपनी सास की सेवा में लगी थी। रात को तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ कमरे में बैठी बातें करती है। आलोक, माँ जी जैसी भी हैं, आखिर मेरी माँ समान ही तो हैं। जब भी घर का बंटवारा होगा या कुछ भी होगा, मैं माँ जी को अपने साथ ही रखूंगी। उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। रागिनी, तुम्हारी ये सोच देखकर मेरा दिल भर आया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम माँ का इतना ख्याल रख रही हो। कामिनी विकास से कह रही है।
विकास, माँ जी को कुछ भी हो जाए, मैं किसी और के भरोसे नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे पास ही रहेंगी। देखो ना कितनी अकेली पड़ जाती है वे कभी कभी। कामिनी, मुझे लगा था तुम सिर्फ शॉपिंग में माहिर हो, पर तुम तो बहुत समझदार निकली। शिवानी भी वरुण को यही भरोसा दिलाती है। वरुण, माँ जी को अब हम अपने साथ रखेंगे। छोटी बहू होने के नाते मेरा हक ज्यादा बनता है। माँ सच कह रही थी, तुम तीनों वाकई बदल गई हो। अगले दिन शारदा तीनों को शॉपिंग के लिए बाजार भेजती है। बाजार में फिर से रीता और विमला मिलती है। अरे तुम तीनों फिर साथ, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। किटी पार्टी का क्या हुआ? रीता, हमें अब उन चीजों का शौक नहीं है। हमें अपनी सासू माँ की सेवा करनी है और घर की जिम्मेदारी संभालनी है। हाँ, सासू माँ की पसंद नापसंद ही हमारी पहली प्राथमिकता है। आज हम उनके लिए भिंडी ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। ऐसा कहकर तीनों बहुएं आगे बढ़ जाती है। तब कामिनी मन ही मन सोचती है, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। कल तक तो अपनी सास की बुराइयां करती रहती नहीं थी, आज तारीफों के पुल बांध रही है। इधर घर में रामलाल शारदा से बातें करते हुए कहता है, शारदा, तुमने तो घर में अच्छा झगड़ा लगा दिया है। तीनों बहुएं अब तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। आप देखते जाइए जी, ये लालच है या प्यार, 1 महीने में सब साफ हो जाएगा। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। आज तीनों बहुएं हॉल में खड़ी है और कह रही है, माँ जी 1 महीना पूरा हो गया, अब तो बता दीजिए कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तिजोरी की चाबी किसे मिलेगी? हाँ माँ जी, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। बोले ना माँ जी। सच कहूं तो मुझे तुम तीनों में से कोई भी पूरी तरह जिम्मेदार नहीं लगती। किसी ने सफाई अच्छी की तो किसी ने अच्छा खाना बनाया तो किसी ने सेवा की, पर कोई एक ऐसी नहीं है जो अकेले पूरा बोझ उठा ले। मुझे लगता है मुझे चाबियां किसी बाहर वाले को देनी पड़ेगी। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती है। बाहर वाले का नाम सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं। शारदा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है तो तीनों बहुएं आपस में बात करती है। अगर बाहर वाले को चाबी मिल गई तो हमारा तो हक चला जाएगा, घर पर किसी गैर का राज होगा। दीदी सही कह रही हैं, अगर हम अलग अलग होकर कमजोर पड़ रही हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर ये जिम्मेदारी उठाएं। हाँ, अगर हम तीनों मिल जाएं तो सासू माँ को किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन से तीनों बहुएं मिलकर घर की सारी जिम्मेदारी संभालती हैं। वो मिलजुल कर काम करती है, घर की सफाई करती है और मिलजुल कर रहती है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि मिलजुल कर रहने से न सिर्फ घर के काम अच्छी तरह हो जाते हैं, बल्कि उन्हें अपने लिए समय भी मिल पाता है। एक दिन तीनों अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमें समझ आ गया है हम अकेले अकेले जिम्मेदार नहीं बन सकती, लेकिन अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो हम इस घर को स्वर्ग बना सकते हैं। हमें अलग मत कीजिए, हम तीनों मिलकर चाबियां संभालेंगे। बस यही तो मैं सुनना चाहती थी। मेरा मकसद तुम्हें लड़वाना नहीं, बल्कि ये समझाना था कि एकता में ही शक्ति है। ये तिजोरी, ये जेवर, ये सब तुम तीनों का ही तो है। शारदा तीनों के हाथ में चाबियां सौंप देती हैं। घर की खुशियों का माहौल है। तीनों बहुएं अब मिलकर रसोई में खाना बना रही है और हंस रही है। रामलाल और तीनों बेटे ये नजारा देखकर बहुत खुश हैं। शारदा, तुम्हारी चतुराई ने घर बचा लिया। बहुएं चालाक थी, पर उनकी सास उनसे 2 कदम आगे थी।